नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद देश में कई जगह इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। इसी बीच राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और आज कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान भी दे दिया। उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर से पीएम मोदी की तुलना करते हुए कहा कि अगर मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं तो वह हिटलर की मौत मरे। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। लोगों का कहना है कि जनता की तरफ से चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है शहीदों का। वो कभी लक्ष्मण रेखा अपना पार नहीं की। नेहरू गांधी परिवार, मैंने सोनिया जी जब रिफ्यूज कर रही थी प्रधानमंत्री बनने से, तो मैंने उनका माइक छीन लिया था और हमने कहा था कि मैं आपको नहीं बोलने दूंगा क्योंकि आपके नाम से चुन के हम आए हैं। उन पे तुम उंगली उठाने का काम कर रहे हो। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में भाषाई मर्यादा को निम्नतम स्तर पर ले जाने की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब 2007 में सोनिया गांधी जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत के सौदागर जैसे नितांत भर्त्सना योग्य शब्द का प्रयोग किया था, जबकि वो सत्ताधारी दल थे और वो सत्ताधारी दल और गठबंधन की नेता थी। जो दल सबसे बड़ा, उसका दायित्व सबसे बड़ा होता। और उसके बाद मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य में मर्यादा की जो सीमाएं लांघी गई हैं, उसका वर्णन करना मेरे विचार से करेंगे तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय निकल जाएगा, जिसमें उनके लिए निकृष्ट से निकृष्टतम शब्दों से लेकर जाति बोधक शब्दों से लेकर लहू पुरुष, यमराज और जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। और इतना ही नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के नारे पर तीखा हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर बीजेपी ऑफिस में पुलिस घुस गई तो सोचिए क्या बीतेगी। कहीं ना कहीं पूरी तरह कांग्रेस राहुल की ईडी में पेशी के खिलाफ लड़ रही है, वहीं अग्निपथ पर भी अपना विरोध जता रही है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ये संविधान कानून से नहीं बल्कि अपनी सोच से देश को चलाना चाहते हैं। इनकी सोच बहुत खतरनाक है, पता नहीं जाने क्या क्या सोच रखा है। आरएसएस बीजेपी ने करप्शन में आतंक मचा रखा है। इनकम टैक्स ईडी में आपके मिलने वाले कोई हो तो पूछना। देश में 10 गुना करप्शन बढ़ गया। ये लोग देश को लूट रहे हैं, इसीलिए लोकपाल की बात करना छोड़ दिया। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने और कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुसने को लेकर भी अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में पुलिस घिस जाए तो क्या बीतेगी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने राजस्थान में
कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार है, बीजेपी वाले राजस्थान में आंदोलन करें तो क्या हम भी वही व्यवहार करें जो इन्होंने हमारे साथ किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से विरोध के मूड में और धीरे धीरे करके हमलावर होती जा रही है, लेकिन भारत बंद आज उतना सफल नहीं रहा और सेना के स्पष्टीकरण के बाद धीरे धीरे अब जो विरोध है वो कहीं ना कहीं थमता जा रहा है। लेकिन कैसे कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटेगी या और कितना आगे बढ़ेगी, ये अभी जो रणनीति है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह लगातार पेशी हो रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर भाटिया नेता बीजेपी, जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जयकरण जी आपके पास आएंगे। जयकरण जी, क्या लगता है कि इतना बुरा बोलने से या भाषाई अमर्यादा करने से कहीं कांग्रेस का मान सम्मान ऊंचा होगा या व्यापक होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, भाषाओं के मर्यादा के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि ये भाषाओं की मर्यादा लांघा कौन है? कौन लांघा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शराब शराब शब्दों का प्रयोग करने का काम किया है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश नहीं देश की जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कई शब्द से उनको नवाजने का काम कर रही हो, तब हमारे कांग्रेस के नेताओं को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोल करके अपने मुंह को गंदा करना है। वही शब्द जब पूरे देश की जनता आज बोलने को मजबूर है, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलने को मजबूर है। वो बोलने को इसलिए मजबूर है कि जब हमारे देश में भाईचारा ही नहीं बच रहा है, संविधान ही नहीं बच रहा है, हमारे देश और प्रदेश के नौजवानों के हाथ में रोजगार ही नहीं है, उनके देश खर्च के लिए उनके पास रुपए तो रुपए नहीं बच रहे हैं, तो उसके आगे क्या कहा जाए। लोग खिन्न हो करके इस देश को द्रोही देश जो अपने आप को राष्ट्र हित की पार्टी कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, आज देश की जनता ये जानती है कि राष्ट्रवादी के नाम पर ये देश को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए अब जनता इनकी बातों में नहीं आती। अब जनता के मुंह में जो भी आता है वो उनके सामने उगलने का काम करती है। हाँ, मैं इतना जरूर दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि जब इस देश की जनता ही अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहती है, तो कांग्रेसियों को नहीं करना चाहिए। हेलो, दिलीप यशवर्धन जी। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। दिलीप यशवर्धन जी संकट मोचक हुआ करते थे राजनीति में, सरकारों में, और मध्यस्थ हुआ करते थे। वो सारी भूमिकाएं नदारद हैं वर्तमान केंद्र सरकार में, और सिर्फ आदेश है और उसके बाद कोई रिपेयरिंग या कोई मरम्मत करने वाला नहीं है बीच में। तो इसको कैसे देखा जाए? डैमेज कंट्रोल सरकार कर ही नहीं रही है, कहीं बिल्कुल भी नहीं कर रही है, या किसी अलग तरीके से कर रही है जो राजनीति में अब तक नहीं हो रहा था, वह सब करके कर रही है। त्रिशूल जी, शब्दों में अब डैमेज कंट्रोल नहीं है, बल्कि डैमेज ही डैमेज है, और ये इल्जाम सारी राजनीतिक पार्टी पर है। ऐसा नहीं कि पार्टी विशेष अपनी मर्यादा को बैठी है। ज्यादातर पार्टी के नेता, पार्टी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे लोग हैं, वो ज्यादातर लोग अपनी मर्यादा को खो के बैठे हुए। आशा की मर्यादा खत्म हो गई है। किस पद पर किसको कैसे संबोधित करना है, किसके प्रति क्या सम्मान सूचे, क्या मैं तो कैमरे पे आप वो कैमरा कहीं कोई बाउंड्री नहीं रही। अब ऐसा लगता है कि देश की राजनीति गली की लड़ाई की तरह हो गई है। मतलब बड़े से बड़ा नेता भी जब कोई नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि लड़ाई है, तो लड़कों में, यंग जवान
में उस तरीके से अब बातचीत होना शुरू हो गया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। भाजपा ने शुरू किया या कांग्रेस ने शुरू किया, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि आप कहलाते हैं, और आप ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो जनता के बिहाफ पर कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप जनता को बदनाम कर रहे हैं। अगर जनता का मुंह बंद करके आप बोल रहे हैं तो मतलब वो जनता कह रही है, आप नहीं है, और जनता बातों में तो नहीं कहती। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत भाजपा ने करी है, हमने तो बाद में कहा है। अरे साहब, आप तो गांधी जी के फॉलोअर हैं। गांधी जी तो कहते थे कि कोई एक गाल से थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। आप जहाँ जरूरत होती है वहाँ गांधी जी को इस्तेमाल कर लेते हैं कि जहाँ उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए वहाँ उन्हें क्यों बुला दो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये बात शुरू भी करी, बयानबाजी गलत तरीके से शुरू करी, तो आप मर्यादित भाषा में आ जाइए। सामने वाला कब तक इस बात को कहेगा? लेकिन ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। नहीं, देखिए दिलीप जी, जैसे वो बीजेपी नहीं है, दिलीप जी जैसे वो बीजेपी नहीं है ऐसे वो कांग्रेस भी नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना वो गांधी जी वाली कांग्रेस रह गई और ना वो अटल जी वाली भाजपा रह गई। अब जो जिस तरीके से राजनीति का स्तर समय के साथ बढ़ना चाहिए, तो वो समय के साथ शब्दों में गिरता चला था। कोई बड़ा काम कर रहा होगा, कोई देश सेवा कर रहा होगा, वो अलग की बात है। लेकिन जो शब्दों की मर्यादा है, वो शब्दों की मर्यादा बहुतायत राजनेता जी। जयकरण वर्मा जी, देखिए जी, जो मेरे साथी कह रहे थे कि भाजपा ने शुरू की तो कांग्रेस को नहीं शुरू करना चाहिए, मैं इस पर सहमत भी नहीं हूं और करना भी नहीं चाहिए। भाजपा के चाल और चरित्र को देख करके कांग्रेसी उस पर नहीं जाना चाहता। मैंने ये कहा कि भाजपा ने जो किया है, आज जनता उस बात को समझ चुकी है। अब जनता स्वयं उनके बारे में किस शब्द से नवाजा जाए, ये जनता उनको बताने का काम कर रही है। अगर जो इनकी नीति और रीत, इनके नियम और कानून, इनके द्वारा किए गए निर्णय अगर जो इतने अच्छे, तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी नेता से कहना चाहता हूं कि इनको चाहिए कि हर प्रदेश में, हर जनपद में, हर मुख्यालय पर बीजेपी नेताओं को भेजना चाहिए और उस जनपद और प्रदेश के नौजवानों को बुला करके अपने अच्छी नीति का गुणगान करना चाहिए। अगर जो इतना अच्छा इनका निर्णय है तो इतनी अच्छी रोजगार देने की उनकी व्यवस्था है तो, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि शायद मोदी जी ने एक घोषणा भी की है, मोदी जी ने भी घोषणा की है कि शायद वो हर प्रदेशों के मुख्यालय पर जाएंगे और नौजवानों से सीधा संवाद करना चाहेंगे और करेंगे। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं और आपके चैनल से निवेदन करता हूं कि ये न्यूज आप जरूर हमें बताइएगा कि कब वो करने जा रहे हैं। रही बात आज वो जो मेरे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस, राजनीतिक विश्लेषक हैं दिलीप यशवर्धन, मैं आपकी जानकारी मिला दूं आपको, तो कोई ऐसा लगता है बोल रहा है भाई सब बीजेपी बोल रही है, ऐसा नहीं है। दिलीप यशवर्धन वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी जयकर्ण जी। हाँ चलिए, क्षमा कीजिएगा, मेरा जो भी कहना था, आप बंदूक घुमाने से पहले देख भी लिया कीजिए। हाँ, सामने कोई बीजेपी नहीं खड़ी है, सामने और भी कई लोग खड़े हैं। नए चैनलों पर देखिए महोदय, चैनलों पर हम भी चाहते हैं कि आप एक मेरे कांग्रेस नेता के तौर पर बैठा दीजिए, एक हमारे ही कहने से एक विश्लेषक के तौर पर बैठा दीजिए और एक समर्थक के तौर पर बैठे, तो हमारी संख्या 3 आपस में हो जाएगी। इस पर कोई बुराई नहीं है, आप इस पर करना भी चाहिए, आप लोग करते हैं, इसका मेरे कोई विरोध भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज जिस मुद्दे पर आपका डिबेट, मेरा सिर्फ इतना आपके माध्यम से पूछना है कि माननीय मोदी जी इस देश के बहुत बड़े चेहरे हैं, माननीय अमित शाह जी के बात में वो हनक है, वो ताव है कि एक अगर जो कमजोर आदमी सुन ले
तो शायद उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस नौजवान की हिम्मत क्या है कि हमारे अमित शाह की बात ना सुने, अमित शाह की बात ना सुने। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इस देश को जलाने का काम मत कीजिए। इस संपत्ति को आपको आगे देखना भी है, शायद अगर जो देश के हित के लिए नहीं तो अदानी अंबानी के हित के लिए ही आप इस देश के नौजवानों से निवेदन कीजिए, आग्रह कीजिए, अपनी बात रखिए कि हे देश के नौजवान, इस देश की संपत्ति को हमें बेचना है, इसलिए जलाने का काम मत कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन हमारे अमित शाह जी की एक आवाज कड़क शब्दों में निकलेगी, उस दिन हमारे देश का नौजवान सड़कों से अपने घर में दुपट कर बैठने का काम करेगा। अगर जो इनकी बात में सच्चाई होगी तो, अगर जो नहीं होगी तो बिल्कुल दूर हो। ठीक है, जब आप पहचाया ठीक है जयकर्ण जी, आप इधर उधर की बात किया करते थे, ठीक है, नौजवान आपके इधर उधर की बातों में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया था, आज 1 करोड़ नौजवान नहीं पा रहा है, इसलिए ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। अपने हाथों में वो आग लगा रहा है या डंडा लेकर चल रहा है। आग लगाने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं, बुझाने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, सुना आपने कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, कितना मर्म है, कितनी टीस है। लेकिन एक बात साफ नजर आती है, इतनी बहस, इतने सब सवालों के जवाब लेते लेते ये समझ में आने लगा है कि हर राजनीतिक दल का एक ही ध्येय है कि सत्ता के कैलेंडर में हर तारीख पर बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ उसका ध्येय नहीं है। क्या लगता है आपको? एकदम सही आकलन है चिंटू जी आपका। हर पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता पे काबिज रहे और हमेशा चाहती है। जनता की चिंता तो एक राजनीतिक अचंडा है, या हम देश के लिए काम कर रहे हैं या हम संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, हम जनता को देने के लिए काम कर रहे हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमको देश सेवा करना चाहते हैं। ये सारी राजनीतिक बयानबाजियां हैं। क्योंकि अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस के पास कई दशकों तक इस देश की कमान रही। आज कांग्रेस अगर शिक्षा को दोष देती है तो उससे सबसे बड़ी जिम्मेदार वो है। आज अगर बेरोजगारी को दोष दिया जाता है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस की है। आज अगर इस देश में मेडिकल की सुविधाएं की कमी है तो उसका जिम्मेदार भी कांग्रेस है। और आज अगर इस देश में कुछ डेवलपमेंट है, हम बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंचे हैं, तो उसका श्रेय भी कांग्रेस को। तो कांग्रेस 28 का श्रेय तो मेरा चाहेगी कि हाँ साहब हमने बैलगाड़ी से लोगों को हवाई जहाज तक पहुंचा दिया, लेकिन हमें शिक्षा में हमने मेडिकल सुविधाओं में क्या नहीं किया, ये नहीं करेंगे। हमने लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, हमने नीचे को नीचे बने रहने दिया, लोगों को अनपढ़ रहने दिया ताकि भेड़ बकरियों की तरह लोग हमारे पीछे आ जाएं। इस बात को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने एम्स बनाया, आपने IIT बनाया, ये क्रेडिट भी आपको जाता है। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ये क्रेडिट भी आपको जाता है। लेकिन आपने इस देश में जबरदस्ती इमरजेंसी लगाई थी, ये श्रेय भी आपको ही जाएगा। आज जो वर्तमान सरकार कर रही है, वर्तमान सरकार अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, इसका आकलन जनता कर रही है। अगर आप ये कहते हैं कि आपने अच्छा किया था इसलिए दशकों तक जनता ने आपको सत्ता सौंपी, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार भी अच्छा कर रही है, क्योंकि उसको भी जनता सत्ता सौंप रही है। क्योंकि यहाँ पर सत्ता की जो कमान है वो जनता के हाथ में। कुर्सी देती है राजनेताओं को, लेकिन सोच के तहत वो वोट देती है कि जनता बेहतर बना सकती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना ये आकलन करती है कि साहब हमने अच्छा किया है इसलिए जनता ने हमको चुना है। तो अगर अच्छा किया था आपने तो आज की वर्तमान पार्टी आपको दोष क्यों दे रही है? और अगर वर्तमान पार्टी अच्छा कर रही है तो आप उसमें कमियां कैसे निकाल रहे हैं? और अगर कमियां हैं तो उसका दोषारोपण आप पर क्यों ना किया जाए? बिल्कुल। मयूर भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? सर मयूर भाटिया जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए मैं आऊँगा। जी आ रही है, आवाज आ रही है मुझे आपकी। मयूर भाटिया जी, बीजेपी वो वैज्ञानिक है जो रोज नए प्रयोग कर रही है और देश नए प्रयोग से गुजर रहा है। क्या लगता है आपको कि जैसा आप कहते थे कि देश में शांति होगी, लोगों की बड़ी अपेक्षा थी कि बिल्कुल इन सड़कों पे विकास दौड़ रहा होगा,
विकास तो वहाँ कहीं दौड़ नहीं रहा है, लेकिन विकास जहाँ कहीं दिखता है, मान लीजिए भारतीय रेलों में विकास दिखता है और रेलें जाम हैं, और विकास कहीं दिखता होगा उससे ज़्यादा तो भीड़ दिख रही है, प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, और ये सड़कें लहूलुहान, शहर लहूलुहान। क्या लगता है आपको कि वर्तमान का जो स्वरूप है, क्या ये विकृत नहीं है? क्या इसके परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ इसके लिए कांग्रेस अकेली जिम्मेदार है? देखिए, एक बात हमेशा, मैं पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपसे कि आपने अपने चैनल पे मेरे को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। देखिए, एक बात समझिएगा, अगर आप कंपेयर करें पिछले 70 सालों में, तो चेंजेस तो बहुत आए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं जमीनी स्तर पे उतारी गई हैं भाजपा की सरकार की तरफ से। और रही बात जी, आवाज थोड़ा से साफ कराइए, कुछ समझ में नहीं आ रही, ना आपकी बात ना और साथियों की बात। ठीक है, ठीक है। आजकल की बात अगर आप कहें भीड़ भड़ाके की, तो मुझे ऐसा लग रहा है आजकल कुछ एक फैशन सा हो गया है कि सरकार कुछ भी अच्छा करे, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन करना एक फैशन सा हो गया है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अग्निवीर जो व्यक्ति बनना चाहता है, उसको डिफेंस के लोग, आर्मी के लोग बुला रहे हैं कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए। जिनकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जी चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आवाज थोड़ा से साफ करा दिए। ठीक है, ये सुन लिया गया है, सब सही हो रही है जी। तो मेरा क्या कहना है, अगर क्या प्रदर्शन करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहेंगे? भारतीय सेना का किसी को भी अगर हिस्सा बनना है, उसका स्वागत है भारतीय सेना की तरफ से, लेकिन प्रदर्शन करके अपनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के, कानून व्यवस्था को बिगाड़ के आप कहां के डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? आर्मी में डिसिप्लिन, आर्मी में रिगार्ड, आर्मी में रिस्पेक्ट, अपने देश के प्रति भावना, लड़ने मरने की भावना सबसे ज्यादा सर्वप्रथम है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पे उतर चुकी हैं, उनको सरकारों की तरफ से बहुत अच्छा रूप दिया गया है। अगर आप बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो गांधी परिवार के अलावा किसी का भला नहीं किया है। ये तो बहुत बार सुन चुके, ये तो हम बहुत बार सुन चुके, ये तो 8 साल से लगातार सुन रहे हैं। ये वाक्य तो बिल्कुल एकदम राष्ट्र वाक्य हो गया है बीजेपी का, ये तो सुन लिया है। कोई और नई बात बताइए दो। हाँ बताइए। नहीं, नई बात बताइए, ये तो सुन ही रहे हैं हम 8 साल से। कांग्रेस ने देश बेच दिया, कांग्रेस ने देश लूट लिया, कांग्रेस ने देश को खंड खंड कर दिया। नई बात आप ले लीजिए, आपने कोरोना काल में आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने देश को कैसे संभाला, कैसे देश का नाम ऊंचा किया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया किसी जाति में, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, उनके लिए सब अपने एक बराबर थे। उन्होंने सबको सुविधाएं दी, जमीनी स्तर पे हिंदुस्तान का नाम किया, कोरोना की दवाई हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट भी करी और पूरे देश को आज एक बैलेंस स्थिति में लाए। आप बात करें रेलवेज की, रेलवेज पे इतनी साफ सफाई, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको संयम से, मैं कहता हूं किसी को कोई बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो अपने प्रेजेंटेशन को सही कीजिए, अपने संयम से बात कीजिए। ठीक बात। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के आप सिर्फ अपने चरित्र का आप परिचय दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। मैं आऊंगा जयकरण जी आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है। दिलीप यशवर्धन जी, अब लगता नहीं है कि कान कुछ नया सुनना चाहते हैं, कान कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सुकून देने वाला है? ये तो बहुत हो गया, नहीं लगता आपको कि ये लंबी श्रृंखला हो गई है कांग्रेस पर आरोप लगाने की? अब 8 साल की परिपक्व सरकार अब यही कहती रहे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। ये तो बेचारे अपनी पेशियाँ सही से भुगत लें, वही काफ़ी है इनके लिए। नहीं लगता आपको कि अभी ये जिक्र होना चाहिए? 2 बार बहुमत से चुनी हुई सरकार, परिपक्व सरकार, बिल्कुल स्थिर सरकार, नहीं लगता आपको ये जिक्र होना चाहिए अब? त्रिशूल जी, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों के कान कुछ अलग सुनना चाहते हैं, हम जैसे विश्लेषकों का जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमारे कान भी कुछ अलग सुनना चाहते हैं। लेकिन इस देश में बहुतायत कान
ऐसे हैं जो वही सुनना चाहते हैं जो पार्टियां सुनाती हैं, और पार्टियां इसीलिए सुनाती हैं कि लोग सुनते हैं, और उसी सुनने और सुनाने की वजह से सत्ता हाथ लगती है। तो पार्टी हमारे और आपके या चंद ऐसे लोगों के जो निष्पक्ष होकर चीजों को देखते हैं, या राजनीति को राजनीति की नजर से, धर्म को धर्म की नजर से, जाति को जाति की नजर से देखते हैं, वो निष्पक्ष होकर के कुछ अलग सुनना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हर चीज को वोट केंद्रित होकर के देखना चाहते हैं, वो वही सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। धर्म की प्रधानता है इस देश में, धर्म की प्रधानता मान्यता को लेकर के भी है और मान्यता से ज्यादा राजनीति को लेकर के। और जब धर्म की राजनीति से सत्ता हासिल होने लगती है तो डबल फायदा होता है। धर्म का प्रचार भी होता है ये जनता की नजर में, और सत्ता का फायदा होता है ये राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो राजनीतिक पार्टियां अपना सुर क्यों बदलेंगी? जिस चीज से जिस सामान को ग्राहक खरीदना चाहेगा, दुकानदार वही सामान तो बेचेगा। वो डिफरेंट क्यों लेकर के आना चाहेगा? वो एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहेगा? वो एक्सपेरिमेंट तब करना चाहेगा जब उसकी दुकान पे ग्राहक आना बंद कर दे, जैसे कांग्रेस वाले आज कर रहे हैं। अब कांग्रेस वालों को लग रहा है कि हमारी जो ढर्रे की राजनीति चली आ रही थी, अब उससे काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो ढर्रे की राजनीति चल रही थी, वो अब चलनी बंद हो गई। तो इनको अब सोचने की जरूरत है कि ये क्या नई स्ट्रेटेजी लेकर के आए कि जनता अब इनका प्रोडक्ट खरीदने लगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो स्ट्रेटेजी लेकर के आई है, उससे उसका प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिक रहा है। तो जब तक बिक रहा है तब तक भारतीय जनता पार्टी उसको बेचेगी, वो अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदलेगी। सही कह रहे हैं। जब जनता इससे उब जाएगी, हमारे जैसे लोग नहीं, हमारे आपके जैसे लोग नहीं, जब आम जनता जो वोट देने वाला है, जब वो इन बातों से ऊब जाएगा, तो ये दुकान बंद होगी, फिर कोई नई दुकान खुलेगी और फिर कुछ नई चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। जी जयकरण वर्मा जी, पता है दरअसल बात क्या है? जवाब तो आप बहुत देते होंगे डिबेटों में, खूब लच्छेदार, ये वो पान कत्था चूना सब मिला मिलू के। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, कांग्रेस भी वो नहीं कह पा रही है जो लोग सुनना चाहते हैं। कांग्रेस भी इधर उधर हल्ल बल्ल मार रही है। कांग्रेस वो नहीं कह पा रही है, उन मुद्दों पर कांग्रेस का ध्यान नहीं है जो वाकई में ज़रूरी मुद्दे हैं। और कांग्रेस भी ऐसे कर रही है, मान लीजिए कि कोई सब मिली भगत नज़र आती हो कई बार। तो आप बड़ा मैं दिल से जवाब दीजिएगा, मुझे ऐसा मत कीजिएगा कि आप, है ना। नहीं, आपके हिसाब से ही मेरा जवाब होगा। जो आप चाहते हैं वही देना चाहता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस वो नहीं कर पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस वो वही कर रही है जो हमारे देश का किसान चाहता है, जो हमारे देश का गरीब चाहता है, जो हमारे देश का बेरोजगार चाहता है, जो हमारे देश का हर वर्ग चाहता है। किसान कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहती जिससे इस देश में नफरत बढ़े, जिससे इस देश में दंगा बढ़े, जिससे इस देश में बेरोजगार खत्म हो जाए, जिससे इस देश में नौजवानों के हाथ में कट्टा और बंदूक आ जाए। ये ऐसा कांग्रेस कभी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये सोच उसको मुबारक हो। कांग्रेस की सत्ता कितने प्रदेशों में रहे, मेरा एक सवाल है, ये कांग्रेस के आइए बिल्कुल सवाल आपका, कांग्रेस के लिए माने ये है, एक बार इनका जवाब हो जाने दीजिए। भारत देश में भाईचारा कायम रहे, संविधान का राज कायम रहे। कांग्रेस की यही विचारधारा है, यही सोच है। जो आपने एक बात कही कि कांग्रेस आपके हिसाब से, जो मेरे सवाल को तो आपने इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया सवाल को। मैंने कुछ और कहा था, आपने जवाब कुछ और पेश कर दिया। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जयकरण वर्मा जी, आपने तो पूरा सवाल घुमा दिया, पूरा सवाल ही घुमा दिया आपने। जवाब को कहां से कहां ले गए आप? मैं ये आपसे पूछ रहा था कि मजबूत विपक्ष और गंभीर मुद्दों को उठाने वाला विपक्ष भी वर्तमान में नहीं है। ये कमी है सबसे बड़ी। और सबसे बड़ा फर्क ये है
कि जो आपका खांटी कार्यकर्ता था, आज एक दृश्य देखा गया सुबह के एक राहुल गांधी का कुर्ता पहने एक सपोर्टर वहाँ जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी उसे लेके गई। उस कार्यकर्ता को बहुत बरसों पहले आपने छोड़ दिया था सत्ता के अहंकार में, लेकिन याद आया आपको अचानक, नहीं इस कार्यकर्ता को लेना है, इस कार्यकर्ता को साथ लेके चलना है, संदेश देना है। और जो कांग्रेस धरती फाड़ के ज़मीन में चली गई थी वो अब धीरे धीरे करके निकल रही है। लेकिन ये प्रस्फुटन बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष जो सरकार से सवाल कर सके और ज़रूरी सवाल कर सके, इस तरह के बयान नहीं जिसका हर जगह निंदा होती हो, जायज़ सवाल कर सके। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, पता नहीं किसे आवाज में बड़ी सनसनाहट है आपकी बहुत जी। अरे और साथियों की बात भी नहीं समझ में आ रही, लेकिन जो भी टूटी फूटी आपकी बात में समझ पा रहा हूँ उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आज जिस बयान की बात मीडिया में चलाई जा रही है, आपके द्वारा उठाई जा रही, मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश की और देश की जनता मोदी जी के बारे में कौन कौन शब्द कहती है उसको मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि देश की जनता कहती है, मेरे कहने से नहीं कह रही। अमित शाह के बारे में जनता क्या कहती है, कौन सा नाम देती है, वो मेरे रोकने से परे रहा, मैं नहीं रोक सकता। हाँ, निवेदन जरूर कर सकता हूँ। जिस प्रकार से आज हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने निवेदन किया है देश के नौजवानों से कि हे देश के नौजवान, आप अपनी मांग को जायज तरीके से रखो, सत्याग्रह करो, आंदोलन करो, लेकिन देश की संपत्ति को मत जलाओ। तो इस तरह की मांगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनको रोक नहीं सकते। रोकने का काम सरकार का है, क्योंकि सरकार ही निर्णय लेती है और उस निर्णय के खिलाफ जी जिम्मेदारी है तो उसका समाधान करना। सरकार किसी भी तरीके से समाधान नहीं करना चाहती, चाहे वो किसानों का मामला रहा तब उससे भी वो पहले अच्छाइयाँ गिनाते रहे, और जब किसान बिल वापिस हुआ तो वापसी के भी अच्छाइयाँ गिनाते रहे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये अग्निपथ योजना का आज ये अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, कल जब इनको वापस करना पड़ेगा तब भी ये अच्छाइयाँ गिनाएंगे। और आज अच्छाइयाँ वो लोग गिना रहे हैं, जनरल बीके सिंह जैसे लोग गिना रहे हैं, जो कई वर्ष अपना पूरा नौकरी करने के बाद भी अपनी नौकरी बनाने के लिए कोर्ट कचहरी गए, नौकरी बढ़वाने का भी काम किया, पेंशन भी ले रहे हैं, एक अपना ताज भी बरकरार है। और उनके मुख से अगर ये कहा जाता है कि 3.5 साल की नौकरी आप करिए, तो धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी की सोच पर, जो हमारे देश और प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है। अगर जो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको सिक्योरिटी गार्ड ही बनाना है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं महोदय आपके नाते कि मैं तो बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूं, एक किसान का बेटा हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसान वर्गीय जी के पुत्र बहुत अच्छे बैट बल्ले चलाते हैं, बैटिंग करते हैं। मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे पास खेत है, ट्यूबवेल है। मेरे खेत की रखवाली के लिए एक सिक्योरिटी की जरूरत है, जो मेरे खेतों को सांडों से बचा सके। जो सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, वही तनख्वाह में गन्ना, गेहूं, धान बेच करके मैं उनके बेटे को देने का काम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप किसी को नौकरी दो, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार किसको नौकरी दे रही है, उस पर क्या विरोध हो रहा है, मतलब इससे है। मयूर भाटिया जी, मयूर भाटिया जी, ये जो आज का बयान है, इसकी तुलना आप उस बयान से भी कीजिए जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। क्या लगता है आपको कि ये बयान अतिरेक में नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो अभी भाई साहब कह रहे थे और जो कैलाश वर्गीय जी कह रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने नेगेटिव सोचने का ठेका उठा लिया है। इन लोगों को पॉजिटिव सोचने की आदत इनकी खत्म हो गई है। और मैं चाहूंगा कि पहले इन्हें ये बताया जाए कि सेना का मतलब क्या है। सेना क्या है?
सेना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे रही है सेना में। भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है जवान को, अपने देश के जवानों को 4 साल सेवा करने का मौका देना चाहती है। अपना टैलेंट को दिखाना, जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है, देश प्रेम है, वो इस जॉब अफसर में जरूर जाएंगे। जब एक देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है कि मेरा मानना यह है कि इंसान क्या, ये तो देश के कुछ लोगों, भाई साहब देखिए, जब आप बोल रहे थे मैंने आपको कुछ नहीं कहा जी, सुनाई नहीं पड़ी, जी। बेवजह की मैं बैठा हूं। जी 5 मिनट जरा बोलने दीजिए। आवाज सही करवा दीजिए जो थोड़ा सा। जी सेना में जाने का मतलब ये है, एकदम समझ में नहीं आ रही, एक बैठा हूं जबरदस्ती, आपका आदेश हो तो मैं हट जाऊं। ठीक है, आवाज सही करवा रहे हैं इसकी। जी जी मयूर जी। सेना में ट्रेनिंग लेने का मतलब ये है कि इंसान बनना, एक अच्छे नागरिक की तरह जीना। जब वो व्यक्ति 4 साल बाद जब अपना उस अग्निवीर से रिटायरमेंट लेगा, तो उसे सरकार की ओर से बीएसएफ हो या अन्य संस्थान हो, मतलब वो एक आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी दे सकता है और एक बीएसएफ में भी जा सकता है, पुलिस में भी जा सकता है, और उसको जो है सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा। मुझे एक बात ये बता दीजिए, जितनी भी धनराशि सरकार ने एंड में देने को कही है, कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जो 25 साल के लड़के को या 23 साल के युवक को, जो 21 साल के युवक को पेंशन देता है, उसको रिटायरमेंट फीस दी जाती है? कहीं है किसी विभाग में? ये जो 4 साल का पीरियड है, ये एंड नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक। ये तो एक मौका है काम करने का, अपना दिखाने जयकरण का। जी सही आवाज आ रही है आपको अब? जी ठीक है। लेकिन और ये लोगों ने क्या कर रखा है, पार्टी के लोगों ने, इनको सिर्फ कुछ नहीं करना, इनको नेगेटिव फैलाना है। और अगर इनको इतना ही नेगेटिव जोन में थे तो 70 साल कांग्रेस रही, तो क्या ये सारे लोग सो रहे थे? इनको सिर्फ एक ही बात पे ध्यान है कि गांधी परिवार को कैसे उठाया जाए, गांधी परिवार कैसे घोटाले करे। आज मोदी जी ने विश्व में भारतीय जनता पार्टी का ही क्या, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का सर उठा के दिखाया है। आज कोई भी डिसीजन हो, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, विश्व के सारे देश हिंदुस्तान की ओर देखते हैं। ये सिर्फ मोदी जी की वजह है। आज हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में अगर सर उठाने का मौका दिया उत्तर प्रदेश को लोगों ने, तो ये योगी जी की वजह है, उनके सुशासन की वजह है। क्राइम रेट अगर गिरा है तो उसके पीछे योगी जी हैं। क्या हुआ अभी तक? जो लोग दंगा कर रहे थे पिछले हफ्ते तक, अब की बार जो फ्राइडे गया तो इन्होंने दंगा क्यों नहीं किया? हिम्मत था तो दंगा करते, क्या बात थी? अब ये आप चुनौती अगर क्यों देते हैं? ऐसी मुख्यमंत्री, चुनौती आप भी थोड़ा कह लीजिए कि भाई दुश्मन से ज्यादा दोस्त बहुत हैं देश में देशभक्त बहुत हैं। आप क्यों भी क्यों चुनौती उन्हें ये दे रहे हैं किसी को? जो लोग नेगेटिव जोन के लोग हैं, उन्हें देश का दुश्मन क्या, वो खुद के दुश्मन है। वो देश के क्या दुश्मन बनेंगे? बिल्कुल। जो अपनी नई पीढ़ी को भविष्य नहीं दे सकते, अपनी नई पीढ़ी को अच्छा मौसम नहीं दे सकते, अच्छा बैठक नहीं दे सकते, अच्छा देश नहीं दे सकते। अरे भैया, मैं तो कहूं, ये जो 4 साल की ट्रेनिंग है, ये हर 4 साल की बजाय 1 साल की एक ट्रेनिंग सरकार को और घोषित करनी चाहिए, और हर नागरिक को देश में करनी चाहिए। ये तो पूरा भारत कह रहा है कर दो, लोग तो फ्री में करने को तैयार है, ये कर दो। नेगेटिव रहेंगे। एक तो 135 करोड़ में आप किसी से पूछ लीजिए, देश के लिए तो कोई भी जान देने को तैयार है। ये तो आप पूरे देश में कर दीजिए। तो ये सड़क कौन मना कर रहा है बताइए? आगजनी करने का क्या मौका है? मना कौन कर रहा है? ये तो लोग तैयार हैं, पूरे देश में लागू कर दीजिए। हर 135 करोड़ में हर युवक को सैनिक बनाइए। क्यों फूका जा रहा है? आप किस प्रकार के लोगों को सेना में भेजना चाहते हैं जो डिसिप्लिन में यकीन नहीं रखते? नहीं तो आप कह रहे हैं ना 1 साल की लागू कर दीजिए, आप करिए, सरकार में हैं आप। नहीं होगा, सरकार ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, आपको भी बहुत लंबा समय हो गया होगा, एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए मुझे
कि ये कितने सालों तक गांधी परिवार को समक्ष रखकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? कितने सालों तक? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कब तक? त्रिशूल जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ये जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी अब लोकसभा का, या और आगे समय में लड़ती रहेगी, ये गांधी परिवार को और कांग्रेस को कब तक सामने रख के लड़ती रहेगी? देखिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, जो मैं भी पहले भी कह रहा था। चंद्रशेखर जी समझ कीजिएगा, आवाज में समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, ना मैं बात कह पा रहा, ना साथियों की बात सुन पा रहा। जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कंधे पर रख के ही अपनी बंदूकें चलाएंगे। कांग्रेस के अलावा कोई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस तो वहां पर है नहीं जो जिसका नाम ये राष्ट्रीय स्तर पर ले सकें और अपने जो क्रियाकलाप हैं या जो जी दिलीप जी, आप इस बात से खुश नहीं होते कि आपके अंदर बल्कि बात से ज्यादा खुश होते हैं सामने वाला कितना नाकाबिल। ये नेगेटिव स्ट्रेटेजी है एडवर्टाइज करने की, कि सामने वाले के बुरे से बुरा काम करते हैं, तो आदमी हमारी बुराइयां देख ही नहीं पाएगा और हम कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस के कंधे पे तो बंदूक तब तक चलती रहेगी जब तक ये बजट से भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जो निकल कर आ रहा है उसका जो जरूरी और जायज़ विरोध है वो कहीं विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है, और सब ऐसा लगता है कि आवाम से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। आवाम को सिर्फ यही समझा जा रहा है कि वो हर एक चुनाव में आकर वोट करेगी, चाहे वो चुनाव सरपंच का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधायक का हो, लोकसभा सदस्य का हो, हर जगह आके वोट करेगी और लौट कर अपने घर चली जाएगी। उसके अधिकार की बात हो या ना हो, और जब भी उसको कुछ दिया जाएगा उसको अधूरा लगेगा, तो अगर इस तरह से वो अपना अधिकार कहीं मांगने के लिए सड़कों पर उतरेगी तो उसको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा या उसको किसी सियासत धर्म में बांट दिया जाएगा। यही एक राजनीतिक दलों का ध्येय बन गया है कि सत्ता के कैलेंडर में हर तारीख पर वो बने रहें। इसके लिए हर एक राजनीतिक दल प्रयास कर रहा है, लेकिन सड़कों पर राजनीतिक दलों से, सत्ता से सवाल पूछती है भीड़। जाने कब वो जवाब लेकर अपने घर जाएगी कि इसको बिजली, सड़क, पानी, रोटी सब बदस्तूर जारी रहेगी। ये सवाल किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, और शायद इसीलिए हर एक राजनीतिक दल गोल मोल बात करता है, तोड़ मरोड़ के बात करता है, लेकिन वो बात नहीं करता जो जनता के कान सुनना चाहते हैं और स्पष्ट सुनना चाहते हैं। और शायद यही स्पष्टीकरण वर्तमान में किसी से नज़र नहीं आ रहा है, और जनता की ये बेचैनी को कोई समझ में नहीं पा रहा है। और जनता है कि अपना 2 वक्त की रोटी कमाए, लड़ाई लड़े, देशभक्त कहलाए या देशद्रोही कहलाए, इसी सब के बीच में अंतर्द्वंद से उलझी हुई अपने हालात पर जीने को मजबूर है। और यही इस जनता की दर्द भरी कहानी है, जिसको शायद ही कभी सत्ता इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर सुन पाएगी, या कभी जनता की पैरवी करने वाले विपक्षी दल इस बात को सत्ता से कह पाएंगे, या कहीं अपने हितों को छोड़कर आवाम की पैरवी करने के लिए कोई राजनीतिक दल ये बीड़ा उठाएगा कि नहीं, इस बार सत्ता नहीं, इस बार जनता के हक की बात होगी। और शायद वो हक की बात नहीं हो पा रही है, और इन्हीं सब के बीच में सड़कें जाम हैं, रेल की पटरियों पर लोग लेटे हुए हैं, और तमाम शहर, कस्बे, गांव, जगह जगह जुलूसों से भरे हुए लोग। यही भारत की तस्वीर है, और इस तस्वीर को बिल्कुल भी
ये भारत माता को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि इस तरह की तस्वीर कहीं दुनिया को दिखे या देश के अंतर्मन को ये दिखलाई दे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता होगा, लेकिन राजनीतिक दल हैं कि रोज़ अपनी नई रणनीति, अपनी नई चाल गढ़ते जा रहे हैं और शायद इससे आगे बढ़ने में उन्हें डर लगता है। और डर इसलिए लगता है कि कहीं अगर ज़रूरी बात होंगी, जनता के अधिकार की बात होंगी, शायद जुबान फिसल जाए और सत्ता हाथ से निकल जाए, तो ये जुबान फिसलने नहीं देना है और उन्हीं बातों को बोलना है जो बातें गोल मटोल हैं, गोलमोल हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। सिर्फ उन्हीं बातों को बोलना है, सत्ता पर पकड़ बरकरार रखनी है और विपक्षी दलों को सिर्फ यही करते रहना है कि हाँ, हम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आवाम की लड़ाई को कोई लड़ नहीं रहा है। और दिलीप यशवर्धन जी, दरअसल ये बदस्तूर जारी है कि हर एक राजनीतिक दल ये कह रहा है और दरअसल मीडिया से भी यही सुनना चाहते हैं कि तारीफ़ें हों, महिमा मंडन हो, कोई किसी के खिलाफ कुछ ना बोले। कांग्रेस से सवाल पूछो तो कांग्रेस जैसा, बीजेपी से पूछो तो बीजेपी जैसा। सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता और राजनीतिक दल अपनी जबान को फिसलने नहीं दे रहे हैं कि उनको पता है अगर जबान फिसली तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार उनके हाथ से निकल जाएंगे और शायद इसलिए आवाम ठगी हुई सी महसूस करती है और आवाम के हाथ में कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप। आवाम हमेशा से ठगी गई है, ठगी जा रही है और ठगी जाती रहेगी। और इसका दोष किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं है बल्कि आवाम पर खुद है, क्योंकि आवाम भी कभी अपने राजनेता से जवाबदेही नहीं लेती है, कभी अपने राजनेता से ये नहीं पूछती है कि जिन चीज़ों के लिए तुमको चुन करके वहाँ बैठाला गया था वो सेवाएं आपने जनता को दी या नहीं दी। उसका कारण ये है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो जो राजनेता चुन करके उसके वोटों से गया है उसकी कितनी ज़्यादा जवाबदेही है जनता के प्रति। हम तो तब ये सवाल उठाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हम अपने राजनेता से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हमारे वोटों से एमपी एमएलए बनता है वो माननीय हो जाता है। माननीय होने के बाद वो एक सुरक्षा के घेरे में चला जाता है। फिर वही जनता जो उसके लिए कल तक जनार्दन हुआ करती थी, उसी जनता से उसको डर लगने लगता है, उसी जनता से वो सुरक्षा चाहता है, उसी जनता से वो दूरियां बढ़ा लेता है और वही जनता उससे मिलने के लिए तरसने लगती है। और जनता की नज़र में एक ये इल्यूजन हो जाता है कि साहब तो विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, ये हमारी पकड़ में कहाँ आएंगे, हम तो बड़े छोटे से लोग हैं। और यही छोटे से लोग जब तक वोट नहीं देते हैं तब तक बहुत बड़े होते हैं उस प्रतिनिधि के लिए। तो यहाँ गलती जनता की, और जनता की गलती इसलिए बढ़ती चली जा रही है कि इस देश में शिक्षा का अभाव है। अगर लोग शिक्षित होंगे, ये जान जाएंगे कि उनके अधिकार कितने हैं, या संवैधानिक कमी मैं कह लूँ यहाँ पर त्रिशूल जी, संवैधानिक कमी इसलिए कि जो हमारे देश में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बनाया गया वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अधूरा है। संविधान ये कहता है कि जनता ही पावरफुल है, जनता ही सरकार बनाती है, ठीक है, जनता सरकार बनाती है, ये आधा सत्य है। अगर जनता के पास सरकार बनाने की पावर है तो जनता के पास सरकार गिराने की पावर भी होनी चाहिए, तब तो मैं इसको प्रजातंत्र मानूंगा। वरना ये प्रजातंत्र नहीं है, सिर्फ एक ढपोल तंत्र है जो जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप सर्वे सर्वा वोट देने तक हैं। जिस दिन आपने वोट दे दिया उसके अगले 5 साल तक आपकी कोई औकात नहीं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका जनप्रतिनिधि नहीं कुछ करता है, आपको जनता की सेवा नहीं करता है, क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जनतंत्र कहाँ हुआ? हम सरकार बनाने तक अगर अधिकार रखते हैं तो ये जनतंत्र नहीं हुआ। अगर मेरे पास अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो ये जनतंत्र नहीं हुआ। अगर मेरे पास अपने जनप्रतिनिधि से मिलने का अधिकार नहीं है और मैं उसकी मर्जी पर हूँ कि वो टाइम देगा तो मैं उससे मिलूंगा, तो ये जनतंत्र कहाँ हुआ? नहीं दिलीप यशवर्धन जी, देखिए आप कई बार लगता होगा, आत्ममंथन करते होंगे कि इतने सारे हम जवाब दिन भर देते हैं, दिन भर इतने सारे सवालों का सामना करते हैं, लेकिन इसमें वो सवाल और वो जवाब कहीं नहीं है जो वाकई में जायज़ रूप से जिस सवाल को खड़ा होना है आज या जिस जवाब को दिया जाना है, वो दोनों नदारद हैं। लेकिन शोर है,
और ढोल बज रहा है और लगातार सब ये कह रहे हैं कि बस बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और कहीं कोई विपक्ष नहीं, कहीं कोई पक्ष नहीं, सब बिल्कुल अंधकार में एकदम ये कहे जा रहे हैं। और इसमें मीडिया भी सम्मिलित है कि कोई ये कहना नहीं चाहता कि भाई ये सच्चाई है, और ये सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है, और इस सच्ची बात को अगर आप पूछ लेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। मैंने फिर कहा ना त्रिशूल जी कि ये सवाल तो हम तब उठा पाएंगे जब हमें इस सवाल के उठाने का ज्ञान होगा, क्योंकि सवाल उठाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है ना। हर कोई सवाल तो जैसे आजकल राजनेता उठाते हैं, ऐसे सवाल तो हमेशा उठते रहे हैं, और ये राजनीतिक सवाल हैं, इनका राजनीतिक उद्देश्य है, और ये राजनीतिक परिवेश में और राजनीतिक परिवेश को बनाने के लिए उठाए जाते हैं। लेकिन जो तर्क संगत सवाल होते हैं, वो तर्क संगत सवाल भी तभी उठ सकते हैं जब आप उस सब्जेक्ट की जानकारी रखते हैं। जिस विषय की आपको जानकारी नहीं है, उस विषय पर आप सवाल कैसे उठा पाएंगे? और जब सवाल उठाने की बात आती है तो आप गिने चुने सवाल जो सदियों से इस देश में चले आ रहे हैं वही उठते आ रहे हैं। बेरोजगारी, जातिवाद, अशिक्षा, मेडिकल सुविधाओं की कमी, यही सवाल घूम फिर के आ रहे हैं। लेकिन इन सवालों, ये सवाल नहीं है, ये सवालों के टाइटल है कि इस टाइटल पर बात करी जाएगी। लेकिन इस टाइटल में वास्तविक समस्या क्या है, उस पर ना तो किसी को सवाल पूछने का ज्ञान है, और ना जो सत्ता में बैठा है उसको जवाब देने की जरूरत है। वो जवाब देने की जरूरत तब आएगी जब सवाल पूछने वाले में कन्विक्शन होगा, और वो कन्विक्शन तब होगा जब सवाल पूछने वाले के पास पुख्ता ज्ञान होगा। तो कुल मिलाकर के जड़ फिर वही आती है कि शिक्षा, अगर बेहतरीन शिक्षा, देश की पॉलिसी, देश की संसद कैसे चलती है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, या देश में जो हमारे संविधान है वो बेसिक संविधान की बातें क्या हैं, ये कहीं शिक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं है, होना चाहिए। देश के नेताओं की क्या जिम्मेदारी होती है, ये पढ़ाया जाना चाहिए। तब तो मैं जान पाऊंगा कि मुझे अपने नेता से कहाँ सवाल पूछना है। यहाँ तो जोर दिया जाता है कि साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, वकालत कर लो, और वकालत भी पैसा कमाने के एंगल, कानून के एंगल से नहीं, पैसा कमाने के एंगल से वकालत एक प्रोफेशन हो गया है। तो जब सारी चीजें किसी उद्देश्य के तहत करी जाएंगी तो समाज सेवा तो नाम मात्र की होगी ना, देश सेवा तो सिर्फ शब्दों में रह जाएगी, और जनता की सेवा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर के रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है मयूर भाटिया जी, देखिए बड़ी बड़ी तो बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें नहीं हो पा रही है जिसे जनता सुनना चाहती है वाकई में। मयूर भाटिया जी। हाँ जी बताइए। मयूर भाटिया जी, वो बातें नहीं हो पा रही है जिसे वाकई में जनता सुनना चाहती है, क्योंकि जनता नहीं चाहती सड़कों पर निकलना। जनता का समय बाधित होता है, उसके पास बहुत कम समय है, उसको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत जूझना पड़ता है, और उसको कतई पसंद नहीं आता कि इस तरह सड़कों पर जाम मिले, इस तरह रेलें बंद हो, इस तरह ये सड़कें बिल्कुल एकदम उसके लिए खुली ना हो, उसे कतई अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल मैं जनता का सवाल है जो आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे कोई भी सत्ता में हो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सच में। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये बात सही है कि बिना किसी ज्ञान को, बिना किसी किताब पढ़े हम निकल पड़े हैं सड़कों पे आगजनी करने? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं लगता? आपको लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल। देखिए, आगजनी करना, विरोध का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा, अगर मेरे आपके बीच अगर विरोध है तो क्या मुझे आपसे लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। मुझे अपनी पक्ष रखने का इस पूरे राष्ट्र में हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है। आप अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप और मैं लड़ना चालू कर दें और तोड़फोड़ मचाना चालू कर दें। हमारा सिर्फ देश की जनता से एक ही अनुरोध है, जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं आपके हित के लिए लाई गई हैं, आपके भविष्य के लिए लाई गई हैं, और जितने राजनीतिक दल इन सब चीजों को हवा देने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके मन में जो हताशा है कि हमारे कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे भैया, देश के लोगों ने आपको विश्वास 70 साल आप पे जताया था,
आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर देश की जनता ने जो है विश्वास दिया है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका देश के लोगों को देश सेवा करने का दिया है। मैं कहता हूं ये लोग जो अगजनी कर रहे हैं, इनसे इसमें से 2-3 शब्द भी ये बता दें कि इस पूरे अग्निवीर में है क्या, लिखा क्या है, इसके फायदे क्या हैं। मुझे एक बात बताइए, जो 4 साल बाद अग्निवीर वहां से पास आउट होके अपनी जॉब से वहां से बाहर निकलेगा, किसी किताब में लिखा है कि वो IAS IPS का एग्जाम नहीं दे सकता, कहीं BSF में नहीं जा सकता? अरे भैया, ये आपके लिए किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दूसरी फोर्सेस में जाने के लिए आपको दिया जाएगा, और सरकार ये चाहती है कि हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस है, BSF है, जो अदर फोर्सेस भी हैं, उसमें यंग लोगों को आगे बढ़ के काम करने का, देश सेवा करने का मौका मिले। कितने एक्स आर्मी मैन, बहुत सारे जो SSP हैं, PM हैं, अलग अलग विभागों में बैठे हैं। तो हमें एक बेहतर माहौल की ओर जाना है, एक अच्छे माहौल की ओर देश को ले जाना है, और इस देश का जो संपूर्ण जो यंगस्टर है, वो इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। क्या आपको एक बात मुझे आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश से जितने भी लोग बैठे हैं और देश की जनता से भी पूछना चाहूंगा कि क्या आर्मी में नॉन डिसिप्लिन आदमी चलेगा क्या? आप कुछ नहीं कर रहे जी। नौजवानों को आगे बढ़ाएं और नौजवानों के साथ नहीं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मयूर भाटिया जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल राजनीतिक दलों का एक एजेंडा है कि वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो जनता सुबह शाम 2 वक्त की रोटी कमाना चाहती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है सड़कें बंद हों, रेल बंद हो, दवा की दुकानें बंद हों, पेट्रोल पंप बंद हों, तमाम चीज़ें जो आम ज़रूरत की हैं वो बंद हों। लेकिन उसको लड़ना पड़ रहा है, रोज़ लड़ना पड़ रहा है, और उसके अधिकार की बात शायद कोई कह नहीं पा रहा है, और शायद जो जनता के कान सुनना चाहते हैं उसको राजनीतिक दल कहने में अब तक नाकाम रहे हैं। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN मीडिया।